Hello everybody, welcome back with another episode of Venti. So today we'll discuss about syllabus of English language. So we all know कि बीएड में जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हमें लैंग्वेज सब्जेक्ट मिलता है जिसमें हमें मीनिंग डेफिनेशंस ये सभी देखने को मिलती हैं। लैंग्वेज क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या होती है, फिर उसके अलावा स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग ये सब क्या होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड इंडिया में क्या चल रहा है, वो सभी चलता है। तो सबसे पहले अगर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो कोर्स नंबर है 102 होता है इसमें, है ना? नहीं, 103 होता है कोर्स नंबर, है ना? और इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फिर जब हम थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं तो हमारे जो कोर्सेज है वो कम हो जाते हैं, वो मतलब प्रैक्टिकल में निकल जाते हैं, मतलब लेसन प्लान्स वो सब। तो हम अभी लेके चल रहे हैं 2 सेमेस्टर की एक साथ। तो हमारा सेमेस्टर 1 है और सेमेस्टर 2 है। सेमेस्टर 1 में हमारा क्या है वो हम देखेंगे। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, राइट? तो सबसे पहले हमें इंग्लिश के बारे में जानना होगा कि इंग्लिश से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मतलब जो लैंग्वेज इंग्लिश है उससे हमारा एक टॉपिक, पूरा एक बुक है, हमारा एक पूरी पेपर है 80 मार्क्स का, सॉरी 60 मार्क्स का। तो उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जैसे कि हम सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं लैंग्वेज से एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो 60 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, आपको 60 मार्क्स का ये सभी लिख के आना होता है। इससे टीचर को क्या समझ में आता है कि उसे एक लैंग्वेज के बारे में पता चलता है कि लैंग्वेज उसके अंदर होनी चाहिए। मान लो कि टीचर बनने जा रहा है तो उसको अपना लैंग्वेज वाला पार्ट उसको डेवलप करना होगा। मल्टीपल रोल्स पता होने चाहिए उसको कि लैंग्वेज क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। उसको ये भी पता होना चाहिए कि लैंग्वेज एजुकेशन जो है इंडिया में कैसे चल रही है, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे चलती है, मतलब कैसे लैंग्वेज होती है, उसका उद्गम, उसका फिर वो प्रोसेस, उसका वो लर्निंग, फिर वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है लर्निंग लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज टीचिंग, जब हम एक इंग्लिश टीचर जब पढ़ाने जाता है तो फिर उसको कैसे उसका प्रयोग करना है, उसको स्किल को डेवलप करना है, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन। तो ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये पढ़ाने के, कि लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जा रही है टीचर को, सो दैट कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंक्रीज़ हो, उसका पढ़ाने का भी जो कम्युनिकेशन है जो वो पढ़ा रहा है उसमें भी वो डेवलप हो, उसकी फ्लुएंसी अच्छी हो। क्योंकि उस ओवरऑल जब वो बोलने जाएगा क्लास में कोई भी शब्द, तो बच्चे उनको ध्यान से सुनते हैं और फिर बच्चे उसको मिमिक्री करते हैं या तो उसको इमिटेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि खुद जब टीचर आप प्रोसेस बनने जा रहे हो, सिलेबस में है कि लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि सेमेस्टर 1 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें लैंग्वेज से आपको लैंग्वेज के बारे में पता चल रहा है। तो सबसे पहले यूनिट 1 जो कि इंटरनल में आया है, ठीक है। यूनिट 2 हमारा जो है वो असाइनमेंट में मिल गया। तो इससे क्या हो गया, हमारे दोनों यूनिट बाय हैंड हो गए। फर्स्ट यूनिट में आता है रोल ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का रोल क्या है, क्यों इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में हमारे दस्तावेज जो हैं वो सारे हिंदी में नहीं हैं, सारे इंग्लिश में ही हैं। तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि अंग्रेज़ तो आए थे यहाँ पे, पूरा सिस्टम हमारा उन्होंने इंग्लिश में कर दिया। तो जिसकी वजह से हमें सारी बुक्स, सारे जो भी है सिलेबस है, जो भी हम लिखते हैं सारा इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है। कोई एक्ट हो गए, रिलेटेबल एक्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ हमें लैंग्वेज में देखनी हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है लैंग्वेज सीखना। दूसरा, हम देखते हैं हर एक सब्जेक्ट, हमारा सोशियोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी को छोड़ के सभी सब्जेक्ट क्या होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। तो
अगर उसको इंग्लिश आती होगी, मान लो कि टीचर को इंग्लिश आती होगी, तो वो इजीली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा पाएगा, समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल हो गया कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ऐसे कौन से पैतरे अपनाने होंगे जिससे कि हमें लैंग्वेज आ जाएगी। इसमें आ गया कि आप इमिटेट करते हो, किसी चीज़ को इमिटेट करना शुरू करते हो, फिर उसको कॉपी करते हो, फिर धीरे धीरे आप उसको ऐसे बोलना शुरू करते हो शीशे के सामने जाके, फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हो, फिर उसको मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग और रीडिंग, फिर आप लिखना भी शुरू करने लग जाते हो। मतलब ये होता है प्रिंसिपल्स। उसके बाद आता है कि लैंग्वेज कैसे सोसाइटी से जुड़ी हुई है। ऑब्वियसली सोसाइटी, मैंने अभी बात की कि एक्ट बनते हैं, सोसाइटी में हम रहते हैं। अगर हमने मान लो कि इंटरनेशनल ट्रिप है हमारी और हमें इंग्लिश आती ही नहीं है, लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो फिर हाउ वी विल सर्वाइव इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में रहने के लिए लैंग्वेज आना ज़रूरी है। लैंग्वेज और जेंडर, जैसे कि देखते हैं कि जेंडर में कैसे लैंग्वेज वेरी करती है। आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी मान लेते हैं कुछ लोग ना लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज एक आइडेंटिटी नहीं है भाई, इसमें हमें सिर्फ इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, राइट, वी डोंट कीप इट लाइक दैट। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, मतलब जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो लैंग्वेज स्कूल पैरामीटर्स में कैसे इवॉल्व हो, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके चलना है। लाइक अगर हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में हमने कह दिया कि चलो APJ अब्दुल कलाम, हिस्ट्री तो नहीं है इतनी बट हाँ है तो है, APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखे। तो APJ अब्दुल कलाम क्या थे, वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, वो प्रेसिडेंट भी बने, उनकी पूरी हिस्ट्री आ गई, बायोग्राफी आ गई, और साथ में हमने क्या किया, उनको हिस्ट्री के बारे में बताया। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होता है कि जब हम कोई लैंग्वेज को किसी सब्जेक्ट पैरामीटर से जोड़ के पढ़ाते हैं और लैंग्वेज भी उसके साथ आ रही है और हिस्ट्री के पार्ट्स भी उसके साथ जुड़ गए। तो आगे आ जाता है लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। मतलब कि लैंग्वेज के साथ नॉलेज भी कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एज अ स्कूल सब्जेक्ट। देखिए एक बच्चा है, ठीक है, उसको घर में कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जो वो सुनेगा, राइट। पर जब स्कूल में वो आता है तो वो एक नई लैंग्वेज सुनता है जो कि उसको आती ही नहीं। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एज अ स्कूल, क्योंकि हम जो घर पे पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज अलग है और जो स्कूल की लैंग्वेज है वो अलग है। तो इसमें यही बताना है कि डिफरेंस करना है कि लैंग्वेज जो स्कूल की हो सकती है और सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। कुछ देखो, या तो हम कम्युनिकेट करके सीख सकते हैं या तो हम स्कूल में सीख सकते हैं। दूसरा आ गया मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। तो ये बहुत ही इजी है। मल्टीलिंगुअल हो गया कि देखिए जैसे हम घर से शुरू होते हैं तो हमारी रीजनल लैंग्वेज आ जाती है, मतलब होम लैंग्वेज या मदर टंग या ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग। मान लो कि मेरी मदर टंग है डोगरी, ठीक, मेरी डोगरी है। अब मैं स्कूल में गई तो मुझे तो पता नहीं था हिंदी कौन सी भाषा है या क्या है। जब मैंने सुन के मैंने, या मैम के बोलने पर मैंने सुन के वो बोलना सीख लिया, हिंदी बोलना सीख लिया। और फिर क्या हुआ कि जब हम कॉपी में देखते थे, बुक खोलते थे, उसमें इंग्लिश में आता था, तो वो भी हमने प्रैक्टिस और एफर्ट के साथ सीख लिया। तो मतलब हमारी कितनी लैंग्वेज हो गई, मल्टीलिंगुअल हो गई। मतलब जब 2 से ज़्यादा हम भाषा यूज़ करने लग जाते हैं तो दैट इज़ अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। दूसरा फिर लैंग्वेज से ही रिलेटेड आ गया कि हम ये तो जान गए कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, मल्टीलिंगुअल क्या होना चाहिए, स्कूल होम लैंग्वेज क्या होती है, स्कूल लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है, ये सभी चीज़ें टर्म्स हमें जानने को मिल गई। अब बात आती है कि पोजीशन क्या है इंडिया में, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, कि लैंग्वेज की पोजीशन क्या है, क्या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, क्या इससे कोई रिलेटेड कोई कमीशन बनाया गया है। तो ये सभी चीज़ें हमने सेकेंड यूनिट में पढ़नी है, सो दैट कि बच्चे को पता तो चले अच्छा ये वाले प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 343 से लेकर 350A तक हमारे
लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि जो स्टेट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारी कंट्री की लैंग्वेज क्या है। कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती, हमेशा राजभाषा ही होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इसमें ये भी बताया गया है कि लाइक कोई प्राइमरी हमारी रहती है इंग्लिश जो रिटन होती है, बट जो हम बोलने में रखते हैं वो हिंदी ही होगी हर एक राज्य में। कुछ राज्यों की भाषा जो है सिर्फ हिंदी ही है, उनको मतलब वो और कोई भाषा नहीं है उनकी। जैसे कि मान लो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की मराठी हो जाएगी, पर कुछ जैसे कि यूपी हो गया तो वहाँ की हिंदी है, हिमाचल प्रदेश हो गया वहाँ की हिंदी है। तो ये सभी चीज़ें हमारे जो शेड्यूल है 8 शेड्यूल उसमें 22 भाषाएं का वो है। जैसे इसमें ये भी आ जाएगा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए लाइक कि जो हमारी लैंग्वेज है वो कौन सी फैमिली से हैं, यूरोपियन फैमिली, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद आगे लैंग्वेज यूनिट 3 लैंग्वेज टीचिंग। देखिए लैंग्वेज टीचिंग क्या है। अब देखिए, अब अगर आप लैंग्वेज को पढ़ ही रहे हैं तो उसको समझने के लिए आपने डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमने पढ़ने होते हैं। जैसे कि डिफरेंट प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि लेव वाइगोस्की हो गया, फिर जीन पियाजे हो गया, हो गया हो गए जॉन देवे हो गए, स्किनर, ब्रनर। ये इस कंस्ट्रक्टिविस्ट तो नहीं है बट सॉरी। तो ये सभी किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं कि लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट। जब बच्चा जन्म लेता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जन्म से ही बच्चा ये टेंडेंसी रखता है कि उसके अंदर सीखने की क्षमता होती है, वो लैंग्वेज अपने आप ही सीख लेता है। और पहले फिर जो जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। पर ये सभी चीज़ें हैं, थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस है कि कैसे बच्चा लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है। मान लो कि हमारे घर में इंग्लिश ही बोली जाती है हमारे बचपन से, मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से यहाँ पे मैं सुन रही हूँ इंग्लिश इंग्लिश। तो मेरे मेरे बोलने में क्या आ जाएगी, इंग्लिश ही आ जाएगी। अगर मान लो कि यहाँ कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं, जो भाषा घर वाले बोलेंगे वही हमको आएगी। दैट इज़ द मतलब हम सुन के ही कर लेते हैं, हम इतना एफर्ट नहीं करते। तो दैट इज़ अ होम लैंग्वेज। मैथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग वही जैसे आ गया डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, स्ट्रक्चर एंड सिचुएशनल अप्रोच टू लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं कि जिससे हम लैंग्वेज को ईजिली सीख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हो गया, बाइलिंगुअल हो गया। बाइलिंगुअल मतलब कि दो भाषा एक साथ। जैसे कि हम हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ लेते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। जहाँ तो फिर हम उसको इंग्लिश में पहले अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर देते हैं फिर उसको समझ लेते हैं। तो मतलब क्या होता है, ये बाइलिंगुअल काम चल रहा है आपका, जिसमें दोनों भाषाएं यूज़ हो रही हैं। जैसे कि अब किसी को पढ़ाना है तो कुछ बच्चों को आता है हिंदी, कुछ बच्चों को आती है इंग्लिश। तो हमें दोनों को लेके चलना है, उनसे पूछ लेना है कि भाई आपको कौन सी कंफर्ट जोन में है, आप कौन सी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मुझे, तो मैं उसी भाषा में प्रयोग करूँगी। टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक से पढ़ के। ग्रामर ट्रांसलेशन मतलब कि क्या होता है कि जब हम पढ़ने लगते हैं तो हम ग्रामर ट्रांसलेट करके देखते हैं। अच्छा राम, तो दैट इज़ अ नाउन, इज़ दैट इज़ अ वर्ब, दैट इज़ अ मेन वर्ब, एंड प्लेइंग इज़ अ वर्ब, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिससे कि हमारा क्या होता है कि ग्रामेटिकली हम सीखते हैं। स्ट्रक्चर और सिचुएशन अप्रोच टू द लैंग्वेज लर्निंग, कैसे स्ट्रक्चरली और सिचुएशन अप्रोचेस से हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसके मेरिट और डिमेरिट्स हो गए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन स्किल। जब तक आपको लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती ना बोलने, तो मतलब आपको ऐसे डम ही माना जाएगा, क्योंकि आप एक टीचर हो, आपको हर एक शब्द का एक वैलिड बोलना आना चाहिए, राइट। सो
आपको स्किल डेवलप करनी पड़ती है इसको करने के लिए। हालांकि मैंने भी मतलब मुझे भी लैंग्वेज इतना मतलब प्रिय नहीं, मतलब पढ़ना इतना प्रिय नहीं था। पर क्या है ना कि जब आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो आप पा सकते हो। जैसे कि मैंने शुरू किया माई लाइक आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टू स्पीकिंग, राइट, नॉट टू रीडिंग, नॉट टू राइटिंग, नॉट टू एनीथिंग, बट when I started this journey to speak in English, so I was generally very much fascinated with the thing कि मुझे ना बोल के सीखना है, मुझे बोलना आना चाहिए, स्पीकिंग ना इंग्लिश, ना कि मुझे लिखना या ये सब। जब मैंने मतलब मेरा ये सीखने का प्रयास कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि आप देखते हो इंटरव्यू, राइट, जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस होती हैं, छोटे छोटे बच्चे अ, वो बोलते हैं, ठीक है, इंटरव्यू मैं उनसे सुनती थी। तो तब हम बहुत मंद बुद्धि थे, तो मतलब ऐसे मतलब देख के जो वो कर रहे हैं वही हम करने लग जाते थे। मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस होती हैं, छोटे छोटे बच्चे लाइक चाइल्ड एक्टर्स जो होते हैं उनको बहुत फॉलो करती थी, क्योंकि मैं खुद चाइल्ड थी तो काफ़ी रिलेट कर पाती थी, क्योंकि हम गरीब थे, वो अमीर थे। तो मुझे लगता था कि हम गरीब हैं तो हम कहाँ इंग्लिश सीखेंगे, बट समझ में आती थी बट बोलना नहीं आता था। वेरी वेरी हेजिटेटेड पर्सन एज आई एम। सो क्या होता था कि तब तब मैं उनको देख के बहुत ऐसे होती थी कि यार मुझे भी ये आना चाहिए, ऐसे मतलब फ्लुएंटली बोलना मुझे। आई वुड लाइक टू शेयर, आई वुड लाइक टू थैंक टू एवरीबॉडी हु सपोर्टेड मी एंड आई जस्ट कांट रिग्रेट ऑल द स्टफ लाइक दैट। एंड तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे उनको कॉपी करना शुरू किया, इमेजिन किया कि दैट आई एम दैट। सो मैंने धीरे धीरे उनको जो जैसे बोलते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ देखे, समझा, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है ना इंसान का वो कर ही लेता है इंसान, जितना मर्जी उसमें वो करे। तो कोरोना टाइम था, दैट वाज द टाइम वेयर आई वाज स्टार्टेड दिस जर्नी। सो आई वाज फिर मुझे पता चला अच्छा आपको लिखने की भी आदत होनी चाहिए। तो वही बंदे को मैंने एक बंदे को ही पकड़ के रखा, वो जैसे बोलता था, वो जैसे उसकी हरकतें थी, मतलब जैसे कि राइटिंग करता था वो पोइट्री, मैं नहीं बताना चाहूँगी, हाँ उसकी पोइट्री, वो पोइट्री लिखना उसका। फिर उसने मतलब इंटरव्यूज़ देना तो वो भी इंग्लिश में। फिर उसने बताना कि मैं सॉन्ग सुनती हूँ इंग्लिश, इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं तो वो सुनती। फिर मैंने भी इंग्लिश सॉन्ग्स मतलब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना जिसको कहते हैं, जिसको अगर हम शिद्दत से जाते हैं बस उसी को फॉलो करने लग जाते हैं तो हम वही वही बन जाते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैंने उसकी पॉजिटिव चीज़ें ली। तो धीरे 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 मैंने क्या किया, लिखना शुरू। देखना कभी मेरा फर्स्ट पेज जो होगा जो मैंने लिखा हुआ है वो भी मैंने पूरा सेम ही उतार लिया, मतलब उस बंदे ने जो लिखा था वही सेम उतार लिया। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा, मैंने और सर्चेस किए, यूट्यूब देखा जिसमें कैमली, कैपेलिंगो ये सभी मतलब फ्री जो थे उसको मैंने देखा वीडियोस। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी इंटरेस्ट के, जैसे कि जो मेरे इंटरेस्टेड एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनकी वॉइस को सुनना शुरू किया धीरे धीरे। फिर मैंने लिखना, डेली डायरी शुरू करी, और 1 घंटा तो मतलब मेरा होता ही था फिक्स्ड कि मुझे शीशे के आगे बोलना ही है, जैसे मर्जी बोलो और कुछ भी बोलो, अपने बारे में बोलो, अविंती यू आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट। मैंने मतलब करीब 20, 21, 22 ये 3 साल मैंने लगातार कंटिन्यूसली, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटा 1-2 घंटा 1-2 घंटा मैंने लिखने में, 1-2 घंटा मेरा बोलने में, और ऐसे मेरा स्ट्रांग होती चली गई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये स्टोरी से आपको क्या रिलेटेबल होना चाहिए कि एक बंदे को ना इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ता है। हालांकि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का कोई भी शौक नहीं था, वो लड़की पढ़ती थी नॉवेल्स, बुक्स वगैरह ये सभी पढ़ती थी, बट आई नेवर थॉट कि मुझे ये रीडिंग करनी है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है रीडिंग। फिर जो पसंद था, जैसे बोलना मुझे बहुत फैसिनेट किया, तो मैंने बोलना सीखा। आज भी मतलब मैं बोल सकती हूँ, अगर कोई मेरे साथ बोले इंग्लिश में तो आई कैन स्पीक। तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल इज़ लाइक कि आपको पहले लव करना पड़ेगा उससे, उस चीज़ से लव करना पड़ेगा,
तो कम्युनिकेशन का कंसेप्ट क्या होता है, चैनल, लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ें हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स फॉर कम्युनिकेशंस, लिसनिंग, स्पीकिंग, सब स्किल ऑफ लिसनिंग। ये देखिए, इसमें आपको बताना है कि कम्युनिकेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके चैनल किस किस वजह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक आप जानते हैं कि फ़ोन हो गया, मैसेजेस हो गए, ये सभी इंटरनेट हो गया, जिसकी वजह से हमने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, लैंग्वेज एज अ टूल। और इसी को हमने टूल बना के लेके जाना है लैंग्वेज को, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। कुछ बच्चों को ना हिंदी भी नहीं आती, क्योंकि हमारी जो स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम तो नहीं था, बट जो उनकी स्पीकिंग लैंग्वेज डायलेक्ट थी वो हिंदी थी। तो हम इजीली वी कैन स्पीक इन हिंदी, हम बोल सकते हैं हिंदी में और हमें समझ में आ जाता है, राइट। कुछ हार्ड वर्ड्स नहीं आते, जैसे कि अधिगम, अर्जित और ये सब नहीं आते, बट हाँ मैक्सिमम हम वी कैन स्पीक। तो कम्युनिकेशन स्किल कंसेप्ट हो गया, चैनल्स हो गए, लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। अब देखो लैंग्वेज स्किल, जो लैंग्वेज स्किल्स होती है कम्युनिकेशन में, जिसमें हमें सबसे पहले लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है। देखो मैंने शुरुआत कहाँ से की कि लिसन किया, पहले सुनना शुरू किया, क्योंकि जब तक हम सुनते नहीं हैं तब तक हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं बैठती। जब एक बार हमने सुन लिया, किसी का इंटरव्यू देख लिया, सुन लिया, तो क्या होता है कि फिर हमने उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, शी स्पीक लाइक दैट, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। सो लिसन देन स्पीक, बोलना शुरू किया। फिर सब स्किल ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग की, लिसन करना भी है तो किस तरह से करना है, उसमें भी स्किल्स हैं, जैसे कि मटेरियल और रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। अब इसमें मटेरियल क्या यूज़ होगा, उसमें रिसोर्सेज क्या होंगे यूजेस, जिससे हमारा जो है लिसनिंग क्या होगा, डेवलप होगा या स्पीकिंग डेवलप होगा, ठीक। जिसमें हमारा स्टोरी टेलिंग, जैसे हम किसी की स्टोरी सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो भी इंग्लिश में हो, डायलॉग, कोई डायलॉग बोल रहे हैं इंग्लिश में। रोल प्ले हो गया, जैसे कि अच्छा ये वाली फिल्म से किसी बंदे ने ये वाला डायलॉग बोला, उसका रोल रोल अदा किया, तो दैट इज़ अ रोल प्ले। जैसे इंग्लिश ड्रामाज होते हैं ना, और ड्रामा प्लेज और ये सब होते हैं, तो वो इंग्लिश में होते हैं, तो उससे भी क्या बच्चा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर रहा है। स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन ये गलत है शब्द शायद, स्टिमुलेशन होगा, स्पीच होगा, गेम एंड कॉन्टेस्ट, लैंग्वेज लेबोरेटरी, पिक्चर्स, है ना, पिक्चर्स के माध्यम से भी बच्चा सीखता है। ऑथेंटिक मटेरियल, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। ऑथेंटिक मटेरियल हो गया जैसे कि विकीपीडिया हो गया, वहाँ से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मल्टीमीडिया, ठीक है। अब देखिए, रीडिंग और राइटिंग ये बाद में आता है। कभी भी बच्चा जो सीखेगा वो पहले सुनेगा, फिर उसको बोलेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आती है हमारी राइटिंग। तो मैंने भी यही किया, लिसनिंग की पहले, फिर उसको बोलना शुरू किया, फिर मैंने धीरे धीरे उसके साथ ही शुरू कर दिया राइटिंग। राइटिंग मतलब हद पार कर दी मैंने लिखते हुए राइटिंग की। अब इसमें भी राइटिंग और राइटिंग करने की एक कला होती है, राइट। इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये भी इम्पोर्टेंस है कि क्यों ज़रूरी है रीडिंग करना, है ना, इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलेगी यहाँ पे राइटिंग की। अब देखिए, कुछ रीडिंग्स जो होती हैं वो रीडिंग अलाउड है, जैसे कि अभी मैं पढ़ रही हूँ तो अलाउड होके पढ़ रही हूँ। तो कुछ कुछ रीडिंग्स होती हैं वो तो ऐसे 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 उंगली रख के हम लोग उसको रीड कर लेते हैं बिना आवाज़ के, साइलेंट रीडिंग हो गई। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, जैसे कि एक्सटेंसिव कुछ रीडिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ हम मज़े के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि नॉवेल्स या फिक्शंस हो गए या स्टोरीज, बायोग्राफीज़, ये सभी वैसे मैं नहीं पढ़ती। जैसे व्लॉग्स हो गए, जो होते हैं ना, आर्टिकल्स हो गए, ये सभी चीज़ें एक्सटेंसिव
यहाँ इंटेंसिव होती है जिसमें हम स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे होते हैं। मान लो कि हम पेपर के लिए पढ़ते हैं, तो कोई भी टॉपिक हमने उठाया और उसमें इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, मतलब पूरा एक एक शब्द को निहारते हुए और साथ में उसको अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, मतलब कि हमें उसको पढ़ना और रटना होता है। तो दैट इज़ अ इंटेंसिव। तो फिर आ गया स्टडी स्किल। फिर आ गया यूजिंग ट्रेजर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेजर यूज़ करिए, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया। प्रोसेस ऑफ राइटिंग। अब देखिए धीरे धीरे जब आपने सुनना, लिखना और रीडिंग जब आपकी डेवलप होना शुरू हुई, तो आपकी ऑटोमेटिकली आप क्या एक मतलब ऐसी प्रोसेस में आ जाते हो कि आप लिखने के लायक बन जाते हो। मान लो ये आर्टिकल लिखना है, जब आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, इंटेंसिव रीडिंग शुरू होती है ना, डिक्शनरी शुरू करते हो, तो आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, उसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता जाता है। और इसके साथ अगर आपको कुछ नॉलेज हो, किसी आउटपुट हो, तो फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे मैं पढ़ाई भी करती थी, राइट। उसमें करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड अफेयर हो गए कि अच्छा कुबा में क्या चल रहा है, क्यूबा में क्या चल रहा है, फिर अमेरिका में अच्छा इतने फाइटर जेट आ गए, अच्छा उसमें सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। मतलब वर्ल्ड अफेयर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉलेजेबल होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ गया, दुबई का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ हो गया, तो आप क्या करते हो, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग लिखते हो। इनफॉर्मल वही व्हाट्सअप चैटिंग ये सब हो गया, पर फॉर्मल में जब आप जैसे डेजिग्नेटर लेटर हो गया, फिर जो आपका रेस्टिकेट लेटर हो गया, टीसी हो गया, फिर आपको अपना मतलब रिज्यूम तैयार करना, तो ये फॉर्मल हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है इसमें आएंगी। तो ये 4 यूनिट थे जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से हम शुरू हुए थे, मतलब ये बिल्कुल ही रॉ से कि लैंग्वेज होती क्या है। फिर उसके बाद पोजीशन के बारे में पढ़ा कि पोजीशन क्या है। अच्छा इंडी के बारे में पता चल गया। फिर आपको ये पता चलेगा कुछ 2 थिंकर्स हैं, जैसे कि जॉन, गलत लिखा है, जीन पियाजे होता है, और देवे हो गया। इन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। फिर कुछ मैथड्स हो गए लर्निंग के। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए। ये मैंने पूरी प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए मुझे थोड़ी इसकी डिटेल है। 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर आई डेंट नो थिंक अबाउट नो, दिस इज 4th चैप्टर, जिसमें हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में बताया गया और दूसरा रीडिंग राइटिंग के बारे में बताया गया। ये 4 यूनिट हो गए। चारों यूनिट जो है वो आपके 60 मार्क्स के आते हैं पेपर में। तो आपको ये सारे रटने की ज़रूरत नहीं है, बस की पॉइंट्स आपको पता होंगे। अच्छा ये टॉपिक के ये की पॉइंट्स हैं, तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने मन से लिखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसमें कंसेप्शन, आपके दिमाग में कंसेप्ट होने चाहिए, तो आप लिख तो सकते ही हो। अब आता है सेशनल वर्क, जो आपको फाइल्स बनाते हो। सेशनल वर्क हो गया कि जैसे आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो, उसमें क्या सीख रहे हो। तो प्रैक्टिकल वर्क होता है लैंग्वेज लेबॉर्ट्री में। लैंग्वेज लेबॉर्ट्री तो यहाँ पे होंगी नहीं है, बट हमको नहीं पता। लिसनिंग जब तक आप सुनते नहीं हो ना कोई चीज़ को, तब तक आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती। सुनना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप कुछ भी करिए, 5 घंटे, यहाँ पे 5 घंटे है, हमने तो बहुत सुना हुआ है। लिसनिंग जो है 5 घंटे की है, कि आपने इंग्लिश में लैंग्वेज कोई बोल रहा है व्यक्ति, उसको सुनना है 5 घंटे, चाहे वो आपके मज़े मन के लिए हो, यहाँ से मतलब वो हो। फिर दूसरा आ गया स्पीकिंग, 3 घंटे की स्पीकिंग, कि 3 घंटे लगातार आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आप क्लास में हो तो आप 1 घंटा तो मैक्सिमम रहते हो। अगर आपको बोलना ही नहीं आता इंग्लिश में, तो हाउ विल यू टीच टू द स्टूडेंट्स ऑफ योर इंग्लिश मीडियम क्लास, राइट। सो आई हैव टू सजेस्ट टू यू यार, लिसनिंग के बाद 3 घंटे आप में बोलना है। उसके बाद हमारा आ गया रीडिंग, क्योंकि रीडिंग की हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मुझे अब जाके पता चला, क्योंकि जब तक मैं शुरुआत किया था, जिसमें मैंने ये समझना, अंडरस्टैंड करना,
तब मुझे रीडिंग का इतना शौक नहीं था, मुझे पढ़ने का मतलब अभी भी नहीं है, बट मुझे ये पता है कि जो टीचर्स होते हैं उनको रीडिंग करना इज़ कंपल्सरी, क्योंकि उनको पढ़ाना है खुद पढ़ के। तो जब तक उनको पढ़ने की आदत नहीं होगी तब तक वो नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग से उनको प्यार होना चाहिए, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, और ये ऐसे मतलब लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना हर चीज़ें आपको बड़े नहीं बताएंगे, हर चीज़ें आप बिल गेट्स या अंबानी या इनसे नहीं जाके पूछोगे, उनकी बुक्स के द्वारा आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, अच्छा ये चीज़ ऐसी है। अगर आपके अंदर वो लाइनें होंगी, आपके दिमाग में वो रीडिंग होगी, तो आप इजीली किसी को बता सकते हो और अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो रीडिंग हमारे घर में भी करते आए हैं लोग, बट I I haven't got the place where I used to read novels, ये सभी। मुझे स्टोरी से प्यार ही नहीं है, मुझे मतलब स्टोरी, आई डोंट लाइक स्टोरीज। फिर उसके बाद है रिटन राइटिंग, क्योंकि राइटिंग में भी आपको एक पोइट्री कैसे लिखते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, कौन से उसमें वो यूज़ करता है मेटाफर्स, थोड़ा पोइट्री का ज्ञान होना चाहिए। शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी, जैसे एक कौवा प्यासा था, ठीक है, तो उसने ये सभी शॉर्ट स्टोरी में आ गया। लेटर हो गया, जैसे कि हमने लेटर लिखने हैं इंस्टीट्यूशन में कि हम नहीं आ रहे हैं या हम बीमार हैं या हमें रेजिग्नेशन लेटर दो या हमें ये छुट्टी चाहिए, तो लेटर्स की भी थोड़ी जानकारी जो टीचर्स हैं वो उनको होनी चाहिए। डायरी बनाते हैं, आपको पता है ये जब एक टीचर क्लास में आता है उसके हाथ में एक डायरी होती है जिसमें उसके लेसन प्लान होते हैं कि अच्छा उसमें लिखा होता है, एक प्लानिंग होती है उसकी कि अच्छा मुझे क्लास में आके ये पढ़ाना है, क्योंकि मुझे 20 तारीख को सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो इसके अनुसार आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होगा क्लास में। तो डायरी राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर, वो भी इंग्लिश में ही होगी डायरी। अब मैं बहुत बार मेरी तो मतलब 3 साल की डायरीज पड़ी हुई है, मतलब मैं डायरी लिखती ही हूँ, इससे मुझे क्लैरिटी रहती है, प्लानिंग में अच्छा इजीली रहता है और अपने दिमाग में क्लियर रहती चीज़ें कि अच्छा ये है, अच्छा ये, अच्छा ये। नोटिस आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, कोई चीज़ आपको पता नहीं चल रही, आपने सर्च किया तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल आ जाता है नीचे, जैसे कि न्यूज़पेपर देखा आपने, हिंदू, द हिंदू, उसमें जो लास्ट पोर्शन होता है वो आर्टिकल का होता है। रिपोर्ट्स हो गई, ये वाली रिपोर्ट दर्ज हुई है, ये हुई है, डायलॉग्स, स्पीच, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी इंग्लिश में होते हैं, इसलिए हमें ये रीडिंग करना ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग होते हैं प्रेजेंटेशन। ऑर्गेनाइज सेमिनार डिबेट्स ऑन द पोजीशन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो 40 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरनल के हैं, जैसे कि आपकी स्कूल की अटेंडेंस, सेकंड यहाँ पे अटेंडेंस कोई रोल प्ले नहीं कर रही, बट हाँ उसके साथ आपका विजिट्स, फिर आपकी फाइलें, ये सभी चीज़ें मिला के आपके 40 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये सेशनल वर्क आपको समझ आया होगा, आई थिंक सो, कि कैसे रीडिंग राइटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। जब तक आप पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, ये सब डायरी राइटिंग ये सब नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। अब राइटिंग हमने की है, जैसे कि हमने आर्टिकल लिखे हैं, आर्टिकल लिख के आए हम लोग विकसित भारत पर, ये हमारा हो गया एक, है ना, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट वी हैड, ठीक है, सेमेस्टर 1। अब ये सेमेस्टर 1 की इंग्लिश थी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और सेमेस्टर 2 की अगर हम बात करें, सेमेस्टर 2 में जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लिश रिलेटेड ही होगी, तो उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ICT,
सेमेस्टर टू में मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, अब इसमें मेथड्स आ जाएंगे, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्या है, कोर्स नंबर 1 है। तो इसमें क्या करना है कि जो टीचर्स है उनको ये समझ में आना चाहिए कि अंडरस्टैंड हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की, सेकेंड लैंग्वेज क्या है। ठीक है, नो एंड अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, डेवलप द प्रोफेशनल competency regarding the different aspects of language, know and understand the different skills of teaching English in the classroom। डिटेल्ड हम समझेंगे क्योंकि हमें समझ में नहीं आया ये। देखिए कि जो यूनिट 1 है उसमें हमने पढ़ना है साइकोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी है, नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरत पड़ गई इंग्लिश पढ़ने की हमें इंडिया में, क्योंकि हमारा देश तो हिंदी पे बेस्ड है ना, क्यों पड़ गई हिस्ट्री जानेंगे इसके बारे में ना। और JNK की क्या हिस्ट्री है, लैंग्वेज, द लैंग्वेज फॉर्मूला एंड द NCF 2005। ठीक, उसके बाद जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल और स्पेसिफिक, क्योंकि ऐसे मतलब कि इसको पढ़ने का क्या ही फ़ायदा है। जनरली हमें क्या काम आएंगे, जैसे कि डेली यूज़ में काम कहाँ आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही, बट हम स्कूल जाते तो आती है ना, आती है कि नहीं आती, सॉरी। तो लैंग्वेज जनरली इसको कहाँ मतलब कैसे यूज़ हो रही है, स्पेसिफिक क्या है इसकी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग इंग्लिश, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग इंग्लिश, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यूज एंड इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश फॉर सिंटेक्स। देखिए जब मदर टंग सीख के आए घर से, राइट, हिंदी, तो हम क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे तो इंग्लिश को उसके साथ मिला के स्ट्रक्चरली सीखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, अ रिव्यू ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब इन द इंडियन स्कूल्स टू स्ट्रेंथन द स्किल्स ऑफ रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग अमंग स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो क्या होता है कि जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें इंडियन स्कूल में जो है ना, उसमें ये स्ट्रेंथ करती है रीडिंग को, राइटिंग और स्पीकिंग को, वो सारे स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये सब बताना है कि किस तरह से है, फिर इसमें प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, ये सब चीज़ें हैं, और मदर टंग का कैसे हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो एक ही है, बस उसके जो पैटर्न्स हैं बोलने के थोड़े से एक चेंज हो सकते हैं, डायलेक्ट चेंज हो सकती है, लैंग्वेज तो वही है ना, बोलने मतलब हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं लैंग्वेज के माध्यम से, तो लैंग्वेज तो वही है, मदर टंग की लैंग्वेज भी वही है, बस उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी है, आपको कैसे सीखना है इसको, काफ़ी जम्मू कश्मीर का भी इसमें आ गया, और उसमें NCF का फॉर्मूला क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है वो सब है, और फिर टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का क्या ऑब्जेक्टिव है, जनरल, फिर इसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये सभी चीज़ें हैं। फिर आ गया यूनिट 2 जिसमें लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या हैं इसके, इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ स्पीच, रिसीव प्रोनाउंसिएशन। अब ये जो है फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ स्पीच, मतलब कि जैसे कि हम पढ़ते हैं CHH,
ये फोनोलॉजिकल है, मतलब कि इसकी साउंड कैसे आ रही है। कुछ जैसे नॉलेज है तो उसमें के की साउंड आ ही नहीं रही है, तो बच्चों को ये भी पता होना चाहिए और टीचर को भी ये पता होना चाहिए कि नॉलेज नहीं बोलना है, कि नॉलेज इज़ डिफरेंट, पर नॉलेज इज़ डिफरेंट, मतलब कि नॉलेज जैसा आप बोलोगे वैसा ही बच्चे सीखते चले जाएंगे। आपका प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बोलने का। इसमें रिसीव प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स हो गए और प्रोस्पेक्ट हो गए। जैसे फ़नीम हो गए, फ़नीम हो गया बिल्कुल ही जैसे मान लो कि CH, स तो नहीं पढ़ेंगे इसमें, च पढ़ेंगे ना, च च CH, स स मतलब SA, स। तो ये फोनीम्स हो गए। हमारे 6 वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट हो गए कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट का क्या रोल है, डिप्थोंग हो गए, स्ट्रेस किस पे देना ज़्यादा, इंटोनेशन क्या होती है, रिदम क्या होती है, मीनिंग एंड प्रैक्टिस क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लोकल फनीम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ डिप्थोंग हो गए कि जैसे इसमें जो सेकेंड यूनिट है ना, मोर ओवर इज डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन, कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। वोवल्स, कॉन्सोनेंट, डिप्थोंग, स्ट्रेस, इनोटेशन, रिदम, मीनिंग्स, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लोकल फनीम्स इन डोगरी। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लोकल फनीम्स, क्योंकि आप आप जम्मू में रहते हैं तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ डोगरी। तो डोगरी में कुछ फनीम्स होते हैं कि उसको पढ़ना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम डोगरी लैंग्वेज के ही आएंगे आपके इसमें। तो जब तक आपको डोगरी के फनीम्स नहीं पता होंगे, उसकी बोलने का, उच्चारण करने का तरीका, तो फिर बच्चे को कैसे उस तक लेके जाएंगे, है ना। तो आइडेंटिफाई होने चाहिए। अगर आपकी डोगरी नहीं आपको आती, डोगरी को फिर हिंदी में इंटरफेयर करना है, मतलब हिंदी में मिक्स करना है, लोकल को हिंदी में मिक्स करके फिर इंटरफेरेंस इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। फिर इसमें क्या होगा, जब वो डोगरी से हिंदी जाएगा, हिंदी से इंग्लिश को भी बीच में ले आना है, जिससे कि हाँ बच्चे को इंग्लिश का ज्ञान हो सके। यहाँ पे ये नहीं बात करें कि डोगरी की फनीम्स याद करते रहो, नो, करते हुए, यूज़ करते हुए हिंदी का इंटरफेरेंस, हिंदी से इंग्लिश की तरफ चलना है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, टाइप्स। मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, एफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी जो आगे लगते हैं, जो पीछे लगते हैं, सफिक्स होते हैं। पढ़े ही होंगे आपने, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तब तो पढ़ते ही हैं, जैसे कि सफिक्सेस क्या होते हैं, मॉडल्स। अब ये थोड़ा ग्रामेटिकल आ गया कि मॉडल्स हो गए, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब्स, डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरिंग एंड प्रैक्टिकल यूज। सिंटैटिक स्ट्रक्चर, मीनिंग्स एंड इम्पोर्टेंस। अब सिंटेक्स होता है कि ग्रामर के हिसाब से, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपका जो स्ट्रक्चर है, जो भी आप एक लाइन पढ़ा रहे हो, मान लो कि शी इज़ अ गुड गर्ल, तो शी इज़ अ सब्जेक्ट एंड इज द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, तो सिंटेक्स हो गया। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके, क्या पैटर्न होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, ये तो पूरा ग्रामर ही आ गया। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस, नो एंड व्हाट, आई, सेंटेंसेस आ गए यहाँ पे। इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरिंग एंड यूज, द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, arrangements, development, used in the composition and prose. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ये अरेंजमेंट नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अरेंजमेंट्स भी हो सकता है। डिफरेंशिएशन इन द सिंगल एंड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड द सेंटेंस, एलिमेंट ऑफ द यूजेस। थर्ड यूनिट आ गया। देखिए अब कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग।
फिर इसमें आ गया डिवाइजिंग द लेसन प्लान्स एंड अप्रोच, behavioral objectives, writing behavioral objectives of the for teaching English, development of the skills objectives, difference the skill objectives and instruction objective, constructivism, constructivism and the teaching of language, concept, scaffolding, instruction. अब ये भी बच्चे को पढ़ाना है, जैसे स्कैफोल्डिंग हो गया कि हेल्प कर देना, थोड़ा क्लू हिंट्स ये सब देना, दैट इज़ अ स्कैफोल्डिंग. कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उनका, तो टीचर को एक्टिव होकर उनको लैंग्वेज को लर्न करना है, ठीक है. और ये सभी चीज़ें हैं. करिकुलम हो गया. करिकुलम क्या होता है, उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल एंड प्रिपेयरिंग द गुड करिकुलम फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज. क्योंकि इंग्लिश मैक्सिमम लोगों की सेकेंड लैंग्वेज होती है या फर्स्ट लैंग्वेज होती है, नहीं सेकेंड लैंग्वेज ही होती है मैक्सिमम. इंडिया में तो सेकेंड ही होगी, क्योंकि उनकी जो रीजनल है वो पहली होती है. तो उनको उनके लिए करिकुलम तैयार करना इंग्लिश का, टेक्स्ट बुक्स क्या क्या होंगी, उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, टीचिंग इंग्लिश, क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेक्स्ट बुक. अब ये भी इसके मीनिंग डेफिनेशन क्यों करवा रहे हैं आपके, क्योंकि एक टीचर को पता होना चाहिए कि करिकुलम किस तरह से बेस्ड हो इंग्लिश. अगर हम फर्स्ट क्लास को इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसकी टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, लेसन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए. तो मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान्स एट मैक्रो लेवल. देखो अब क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, तो मान लो कि 6 क्लास है, तो बड़ी क्लास है, उसके लिए लेसन प्लान होंगे. तो मैक्रो लेवल पे आप कैसे पढ़ाओगे इसको. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान्स एट मैक्रो लेवल, और मीनिंग एंड पर्पस ऑफ यूनिट. अब इसका मीनिंग और पर्पस, यूनिट पढ़ाने जा रहे हो तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसका पर्पस क्या है, इसके बाद बच्चे क्या सीखने वाले हैं, इस लेसन के पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, इसका रियल मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है. Yearly plans, steps for the preparation of the lesson plans, teaching English using Herbarium and RCEEM approaches. ये मुझे approaches नहीं पता है. For teaching English using Herbarium and RCEM approaches. What is that? I don't know. Anyways, करिकुलम समझ में आया आपको कि ये सभी लेसन प्लानिंग होती है, जिसमें कि टीचर को समझ में आता है कि ये भी ज़रूरी है जब आप पढ़ा रहे हो इंग्लिश. लेसन प्लानिंग, मीनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, ये हो गया हमारा. अब यूनिट हमारा कौन सा चल रहा है, ये 3rd यूनिट हमने देखा. 4th यूनिट हमारा, इसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स. देखिए जब तक आपको लैंग्वेज की स्किल का नहीं पता होगा, बोलने का आता नहीं होगा, जैसे कि लिसनिंग हो गया. बैरियर्स क्या आते हैं भाई, आपने लिसनिंग सीख ली, अच्छा ज़रूरी है सीखना. मान लो कि आप सुन रहे हो किसी जैसे स्टैमरिंग होती है कुछ लोगों की, तो उसका भाषण सुन रहे हो तो आप वैसे ही बन जाओगे. आप उसको सुन रहे हो, वो वैसा ही शब्द अगली बार बोलोगे. बच्चे जो होते हैं वो उनको नहीं पता होता कि कौन सा शब्द कैसे बोलना है. तो टीचर को अवेयर रहना चाहिए जब वो पढ़ा रहा है, तो उसको लैंग्वेज एक प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए, सो दैट कि वो आपको कॉपी करता है. तो लिसनिंग करते हैं बच्चे, एक्टिविटी टू डेवलप द लिसनिंग कम्प्रीहेंशन. क्योंकि जब तक आप लिसन नहीं करोगे, आप मोर और मोर आप इंग्लिश स्क्रिप्चर को पढ़िए, इंग्लिश नॉवेल्स को पढ़िए, सो दैट कि आपके लिसनिंग कम्प्रीहेंशंस बढ़े. दूसरा, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग आता है. स्पीकिंग कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव, बैरियर्स टू स्पीकिंग. अब इसमें बैरियर पूछ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ तो बहुत लिया कि स्पीकिंग लिसनिंग क्या होता है, ये सब. ये बैरियर्स भी तो आते हैं, क्योंकि एक न्यू बच्चा जब सीख रहा है तो उसको बैरियर्स देखने को मिलेंगे. तो उसको कैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करवानी है एक्टिविटीज़ के थ्रू टू डेवलप द करेक्ट स्पीच हैबिट्स. रीडिंग स्किल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग, मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग अलाउड, साइलेंट, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग. ये फिर से आ गया. मतलब ये वाला यूनिट जो रीडिंग वाला सेक्शन है, ये आपको एक ही बार में करना है, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि जो रीडिंग स्किल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग है,
ये सभी जो है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। रीडिंग अलाउड, साइलेंट, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग, टाइप ऑफ रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव comprehension activity to develop the testing reading comprehension, writing in the components, objective of the teaching in written expression। अब एक बच्चे को क्लास में रीडिंग हो रही है तो बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या बोलने नहीं आया उसको, तो कैसे टीचर सिखाएगा। तो रीडिंग करवा के हैंड राइटिंग, उनकी हैंड राइटिंग भी सुधारनी है, गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। मैकेनिज्म कॉजेज फॉर पुअर हैंड राइटिंग, वेज ऑफ इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग, ये सभी चीज़ें जो है वो लैंग्वेज को सीखने के लिए आती हैं। इसमें बैरियर्स देखे गए हैं और रीडिंग से ही रिलेटेड आपका टॉपिक है यूनिट 4। अब सेशनल वर्क इसमें आ गया, लिसनिंग टू द इंग्लिश न्यूज़ ऑन डिफरेंट इंडियन टीवी चैनल्स एंड प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव इन द स्पीकिंग, क्लैरिटी, स्ट्रक्चरिंग एंड कोहेरेंस, ये हमने कर चुके हैं बहुत पहले ही, 2020 में ही। न्यूज़ देखती थी मैं, आज भी देखती हूँ कभी कभी, पर अभी नहीं। क्लैरिटी मिलती है, इससे आपको बोलने का लहजा पता चलता है, कौन सा वर्ड कैसे बोलना है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होता है, और जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में वैसे वैसे शब्द भरते जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलने का तरीका क्या होगा। रेडियो स्टेशंस आजकल कौन सुन रहा है, ये तो बहुत ही पुराना है। AIR FM रेडियो स्टेशंस, टेक्नोलॉजी इन द ट्रांसमिशन ऑफ द लैंग्वेज एंड लोकल TV सेंटर्स, देखें JK चैनल। नोट फॉर द पेपर, पेपर में भी यही पैटर्न है लिखने का। आया समझ में आपको फ्रेंड्स? ये देखिए सेमेस्टर 3 जिसमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, और इसमें भी हमने इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, है ना। तो इसमें है कि आपको लैंग्वेज क्या है, नो एंड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज as a second language, know and understand the aspect of language and theoretical knowledge of different structure of language, development of professional competency regarding the different aspects of language, know the understand and the different skill of teaching English in the classroom। तो इसमें ये आ जाएगा कन्वेंशनल टीचिंग एड्स, मतलब कि पहले क्या होती थी, जैसे कि ऑडियो विजुअल होती है, ऑडियो विजुअल एड्स होती है टीचिंग की इंग्लिश में, जैसे कि चॉक बोर्ड हो गए, मॉडल्स, चार्ट्स, ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स, टेलीविजन, प्रिपरेशन ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग इंग्लिश एट वेरियस लेवल, यूजिंग ऑफ लिटरेरी क्लब्स, लैंग्वेज स्किल्स, स्कूल मैगजीन्स, डिबेट्स, writing skills, listening skills, enactments of the activity in the classroom, how to teach a part of speech through the use of low teaching aids and the graphic organization। मतलब कैसे आप एक बच्चे को बताओगे कि नाउन ये होता है, आप उसमें कौन से एड्स यूज़ करोगे क्लास में पढ़ाते समय। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑडियो विजुअल एड्स, ये पुराने ज़माने में कैसे होता था कि जैसे कि चॉक बोर्ड हो गए, चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, मॉडल के द्वारा बच्चे को समझाते हैं, आज भी होते हैं बट हाँ। तो ये कन्वेंशनल टीचिंग एड्स हैं जो पहले से आ रहे हैं। यूनिट 2 में आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑफ द टीचिंग लर्निंग टू द लैंग्वेज। अब देखो, अब मॉडर्न ज़माना है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया सब कुछ, तो कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग। अब इसमें कंप्यूटर के ऊपर बैठ गए, आपको कंप्यूटर के ऊपर नहीं, कंप्यूटर के साथ आपको चलना है, कंप्यूटर का यूज़ करते हुए लैंग्वेज को सीखना है। यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया इन द टीचिंग इंग्लिश यूजिंग वेब 2.0 for the enhancing the learning of the इंग्लिश थ्रू द सोशल नेटवर्क्स। अब देखिए ये मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माने में हम नेट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, सो दैट कि हमारी जो स्किल है वो डेवलप हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, और इसमें मल्टीमीडिया इतना भी है, मल्टीमीडिया जैसे सोशल मीडिया हो गया, मल्टीमीडिया प्रिंट मीडिया हो गया, और उसमें जो AI है उसका यूज़ करते हुए बच्चे को सिखाएंगे तो और हमारी जो लर्निंग हो इनहेंस होगी। सजेस्टोपीडिया, ये क्या है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन द स्मार्ट क्लासरूम, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम आपको देखने को मिलेंगे जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ तो मैक्सिमम मिलते हैं बट सरकारी स्कूल में तो नहीं मिलते। डेवलपमेंट ऑफ लेसन्स, ठीक है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज लैब भी होता है जिसमें हम सीखते हैं
लर्न लिसनिंग और स्पीकिंग बाय यूजिंग द स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन मेथड। अब देखिए टीचर आपको हेल्प, क्लू और ये मेथड देता है जिससे कि आपको पूरी लैंग्वेज सीखनी है। राइटिंग ओन ब्लॉग्स इन इंग्लिश 500 वर्ड्स एंड एनी 2 थीम्स, 2 थीम्स पे 500 वर्ड्स में अपना ब्लॉग लिखिए जो आपको वेबसाइट्स में डालना है। यूनिट 3 में आ गया डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मटेरियल, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी अप्रिशिएशन एंड वोकैबुलरी इन इंग्लिश बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। अब शॉर्ट स्टोरी लिख के आपकी जो इनरिचमेंट है, राइटिंग स्किल है, वो बढ़ेगी। जैसे कि लेटर हो गए, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गए, क्रिटिकल एनालिसिस हो गए ऑफ द प्रोज चैप्टर इन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसमें आ गया कि जो जो बुक्स में आपको दिया उसका चैप्टर का, उसका टेक्स्ट और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना और उसको प्रोज पढ़ना। ठीक है, लैंग्वेज, कंटेंट, रेलिवेंसी, वैल्यू, ये चारों के बेसिस पे ही हमने उसको पढ़ना है। जैसे कि लैंग्वेज होनी चाहिए, उसमें कंटेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ना कि हम लोग कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। वैल्यू होनी चाहिए, असेसिंग यूज ऑफ नरेशन, narrate and voice aspect of the grammar in the language, prose and composition। फिर आ गया हमारा लैंग्वेज असेसमेंट। लैंग्वेज असेसमेंट मतलब कि लैंग्वेज को असेस करने के लिए कैसे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता चल गया कि हमने सीख लिया सब कुछ, राइटिंग, स्पीकिंग और मेथड्स, ये सभी सीख ली। तो अब क्या करना है कि एवेल्युएट करना है कि क्या सीख पाए हैं सच में। तो इसमें होता है एवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, कंटिन्यूसली कम्प्रिहेंसिव तरीके से एवेल्युएट करना। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है ELT English language teaching, review of existing tests, examination pattern, construction of long essay types and short answer types, objective based test and items in English on language basis and on the prescribed textbook in the school and comparison, diagnosis of learning difficulties and remedial measures, developing the curriculums of teaching of English as a second language। तो आपको समझ में आया कि इसमें क्या करना है कि ये थोड़ा हार्ड है। CCE हो गया, ELT हो गया, जिसमें एग्जिस्टिंग टेस्ट को हम एग्जामाइन करते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं कि लॉन्ग ऐसे टाइप्स क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कैसे लिखने हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, फिर उसमें कंक्लूजन, बीच में आपका कॉन्सेप्ट आएगा, मीनिंग हो गए, डेफिनेशंस हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फीचर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, नीड्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए और कंक्लूजन हो गए। ये सभी चीज़ें एक लॉन्ग आंसर्स में आ गई। शॉर्ट आंसर्स में भी एक एक लाइन के हमने शब्द लिखने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स OBC, OBT। ठीक है, टेक्स्ट बुक में कैसे स्कूल में कैसे हम डायग्नोस करते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड मेजर्स को, डेवलपिंग द करिकुलम ऑफ द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, कभी भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी और ना होगी। सेशनल वर्क हमारा इसमें मिला है कि हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए टीचिंग करनी है इंग्लिश की, और इसमें स्किल्स आ जाएंगे हमारी गैदरिंग, स्टोरेज, रिट्रीविंग एंड देयर इम्पोर्टेंस एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज क्लब्स जैसे कि फंक्शन, डेवलपिंग, डिवाइजिंग, शॉर्ट इंडिविजुअलाइजिंग program to just test and play the skill in the language piece of writing on the great contribution of the society literature, short characterization and any other innovation device program skill through recording, restructuring, editing, suggestopedia and we a member of life मौका एंड इंटरेक्ट। ये भी हमारा थियोरिटिकल पार्ट है। समझ में आया गाइस? आपको इंग्लिश समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश है। ठीक है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आपका ये 3rd सेमेस्टर में है और एक 2nd सेमेस्टर में भी है। ये सारी अदर लैंग्वेज है, अगर आप अदर लैंग्वेज यूज़ करोगे तो फिर आपका आएगा, परंतु हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम वही पढ़ने जा रहे हैं।
अंडरस्टूड गाइज, अंडरस्टूड? आई थिंक यू कांट। अब देखिए, जो सोशल साइंस है, मान लो कि आप सोशल स्टडीज़ के स्टूडेंट रहे हैं, आपने भरा है सोशल स्टडीज़, ठीक है, तो आपने ये वाला भी आपका कंपलसरी है 302, जिसमें आपका सोशल साइंस के बारे में है। ये हमारा टॉपिक ही नहीं है आज का,